Good afternoon to all of you. Today we start our topic is the Hadoop limitations. As you know, dear students, कि Hadoop के बारे में अपन लोग इस यूनिट में at the initially of the second unit we have already discussed कि what is the Hadoop, है ना, और Hadoop के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है, Hadoop के इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी टूल की जितना यूज होता है, जितना बेनिफिशियल होता है, वैसे ही उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस हमें पता होना चाहिए whenever we start the work on that tool. We are discussing here the tool is the Hadoop. Hadoop के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो Hadoop हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिग डेटा में बहुत यूजफुल है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज के जो बेनिफिट्स आपको पता है, उस बेनिफिट्स के साथ साथ उसके लिमिटेशंस भी आपको पता होना चाहिए। when you practical in the Hadoop for the big data, that time you will face the problems of the Hadoop. तो ये जो भी लिमिटेशंस हैं Hadoop की, उनके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन अभी अपन थोड़ा सा उसको समझते हैं कि बेसिकली होती क्या है ये, है ना। लिमिटेशंस, आज जो अपन जो क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें है लिमिटेशंस ऑफ द Hadoop, एंड सेकंड वन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल लिमिटेशंस। जो भी लिमिटेशंस की बात अगर अपन कर रहे हैं Hadoop में कि ये लिमिटेशंस हैं, ये कमियां हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम की बात ना करें हम कि Hadoop एक अपाचे Hadoop एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्रीवेयर बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, इस पर हम बिग डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं, दूसरे बहुत सारे टूल्स आए हैं उसके सपोर्टिंग में, उन टूल्स की हेल्प से हम Hadoop जो बेसिक Hadoop है जिसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को अपन लोग दूर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रॉबैक ऑफ Hadoop एंड इट्स सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा। We are just shown here the drawbacks of the Hadoop. First drawback of the Hadoop is the issue with small files. Small files का होना एक बहुत बड़ा इशू है इन द बिग डेटा। कैसे है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, देन लेटेंसी, सिक्योरिटी, नो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, सपोर्ट फॉर बैच प्रोसेसिंग ओनली, uncertainty, lengthy line of code, no caching, not easy of use and no delta iteration. तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं Hadoop के, ये इनके बारे में अपन लोगों को काफी डिटेल में डिस्कस करना है यहाँ पर। आज जो इशू विद स्मॉल फाइल्स, देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिग डेटा जो है, बिग डेटा में हमारे पास बिग डेटा की एक प्रॉपर्टी Hadoop की एक प्रॉपर्टी होती है। Hadoop क्या करता है, ऑलवेज सपोर्ट टू द बिग फाइल्स। वी नो वेरी वेल के बिग डेटा की अगर अपन बात करें तो फाइल की साइज भी काफी बड़ी होगी, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस के डिफरेंट नंबर क्या बोलते हैं, फाइल्स के डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स होंगे और उनकी फाइल की साइज भी काफी बड़ी होगी, है ना। तो ये फाइल की साइज काफी बड़ी है, और फाइल जब एक ही फाइल में बहुत सारे मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, काफी लंबी प्रोसेस चल रही है, तो उसकी नंबर ऑफ फाइल्स भी कम होती हैं। तो Hadoop बेसिकली जो बना है, डिजाइंड है, वो बिग फाइल एंड क्वांटिटी ऑफ द फाइल इज द लेसर के लिए सपोर्ट करता है। अगर फाइल बहुत छोटी होंगी तो उसको Hadoop को हैंडल करने में दिक्कत आएगी, उसको बड़ी फाइल चाहिए लेकिन नंबर ऑफ फाइल्स कम होना चाहिए। वो क्यों है ऐसा, ये अपन आने वाली क्लास इसमें इसी क्लास में अपन लोग समझने वाले हैं, है ना। अब एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि Hadoop जो है ना HDFS को सपोर्ट करता है, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें HDFS के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि HDFS is a small file is significantly smaller than the HDFS block size.
अगर कोई स्मॉल फाइल आपकी HDFS के ब्लॉक साइज, HDFS का जो ब्लॉक साइज होता है वो होता है डिफॉल्ट 128 MB। अगर उसकी साइज छोटी होती है फाइल की, तो HDFS के थ्रू जो हडूप वर्क कर रहा है, तो हडूप को बड़ी दिक्कत आती है उसको उन नंबर ऑफ फाइल्स को जो कि लेसर देन 128 MB हैं, उनको मैनेज करने में, उनको प्रोसेस करने में, है ना। तो इफ वी आर स्टोरिंग these huge number of small files, Hadoop cannot HDFS cannot handle this much of files, है ना। तो as HDFS is for working properly with a small number of large files for storing large data sets rather than a large number of small files, है ना। तो ये क्या है कि लार्ज फाइल लार्ज होनी चाहिए, है ना। डेटा कितना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फाइल होनी चाहिए, है ना। तो इफ देयर आर टू मेनी स्मॉल फाइल्स, अगर छोटी छोटी बहुत सारी फाइल्स होंगी, देन द नेम नोड विल गेट ओवरलोड सिंस इट स्टोर द नेम स्पेस ऑफ HDFS। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ फाइल्स जब ज्यादा होंगी तो उनका नेम नोड होगा, है ना। नेम नोड होगा जो कि जिससे कि ओवरलोडिंग बढ़ जाएगी, डेटा को इसको स्टोर कराने के लिए उस पर्टिकुलर फाइल के लिए नेम स्पेस की जरूरत पड़ती है ना। और दूसरी बात, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 128 MB का ब्लॉक साइज होता है, अगर उससे छोटी छोटी फाइल होंगी तो हम एक तरीके से मेमोरी का भी सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो तो ब्लॉक वाइज चलता है ना। और साथ में उसका नेम स्पेस को स्टोर करने के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस की अपन को रिक्वायरमेंट होती है ना। और आगे उसको और क्लियर किया हुआ है। अब देखिए क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। स्मॉलर फाइल को हडूप सपोर्ट नहीं करता, सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि हमारा जो हडूप है ना, स्मॉलर फाइल के लिए सपोर्ट नहीं करता। स्मॉलर फाइल बड़ी होनी चाहिए, फाइल बिग साइज में होनी चाहिए और नंबर ऑफ फाइल्स कम होनी चाहिए उसके कंपैरिजन, तब हडूप सपोर्ट करता है। क्योंकि हडूप जो डेवलप हुआ है वो बिग डेटा के लिए सपोर्ट करता है, बिग डेटा के लिए हुआ है। अगर आप बिग डेटा को बिग डेटा की तरह उसको हैंडल नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आएगी, है ना। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन टू दिस ड्रॉबैक ऑफ हडूप टू डील विद स्मॉल फाइल्स इश्यूज इज सिंपल। जस्ट मर्ज द स्मॉल फाइल्स टू क्रिएट बिगर फाइल एंड देन क्या करना है आपको, देन कॉपी बिगर फाइल टू HDFS, है ना। तो वो छोटी छोटी फाइल्स की एक बड़ी फाइल हम बना लें, बिगर फाइल बना लें एंड देन उसको HDFS में कॉपी कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको मैनेज करने में टेक्निकली सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें HAR फाइल्स होती है। अब HAR फाइल क्या होती है, हडूप आर्चिव फाइल वाज फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉट्स ऑफ फाइल्स पुटिंग प्रेशर ऑन द नेम नोड्स मेमोरी, ठीक है ना। तो बाय बिल्डिंग अ लेयर्ड फाइल्स स्कीम on the top of the HDFS, HAR files works using the Hadoop archive command. HAR files are created which runs on MapReduce jobs to pack the files being archived into a smaller number of HDFS file. तो HAR फाइल जो होती है वो HAR फाइल कहाँ रन होती है, मैप रिड्यूसिंग में यूज होती है। और मैप रिड्यूसिंग में होता क्या है कि नंबर ऑफ स्मॉलर फाइल की एक सिंगल HDFS बड़ी फाइल बनाई जाती है ना। और इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ HDFS फाइल्स भी रिड्यूस हो जाएंगी। पहले क्या छोटी छोटी बहुत सारी फाइल थी, लेकिन अब वो छोटी छोटी फाइलों को हमने सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइल की साइज भी बढ़ गई और नंबर ऑफ फाइल्स भी कम हो गई। तो इससे क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन। रीडिंग थ्रू फाइल्स इन HAR is not more efficient than reading through files in HDFS. Since HAR files access require two indexes files read as well as the data file to read. This makes it slower, है ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसमें अपन लोगों ने देखा कि यार एक प्रॉब्लम है, इश्यूज विद स्मॉल फाइल्स। तो स्मॉल फाइल्स को बिगर फाइल बनाया जा सकता है और उसको आसानी से हडूप हैंडल कर लेगा, है ना। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, सीक्वेंस फाइल्स वर्क वेरी वेल इन प्रैक्टिस टू ओवरकम द स्मॉल फाइल प्रॉब्लम। मतलब जो स्मॉल फाइल प्रॉब्लम जो चल रही है उसका एक सॉल्यूशन और दिया है कि उसमें बेसिकली क्या है कि जो छोटी छोटी स्मॉल फाइल्स होती हैं उन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में
रख लिया जाए, स्मॉलर फाइल प्रॉब्लम है, स्मॉल फाइल प्रॉब्लम इन विच यूज द फाइल नेम एज द की एंड द फाइल कंटेंट्स एज द वैल्यू, ओके, बाय राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर फाइल्स, है ना, जिसमें 100 KB की फाइल, we can put them into a single sequence file and then we can process them in a streaming fashion. Streaming fashion क्या होता है आप लोग जानते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में सारी की सारी फाइल को एक क्यू के अंदर, एक फ्लो के अंदर रख दिया, ये फाइल सॉल्व होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसे एक स्ट्रीमिंग फैशन में ऑपरेट किया जा रहा है उन फाइल्स को, सीक्वेंसली एक एक फाइल एग्जीक्यूशन के लिए आ गई। तो ये एक तरीका है। तो मैप रिड्यूस कैन ब्रेक द सीक्वेंस इनटू sequence file into chunks and operate on chunks independently because the sequence file is a split table, है ना। तो इस तरीके से MapReduce क्या करता है, जो sequentially फाइल उसके पास आ रही है उनके छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देता है और फिर उनको एक एक चंक को वो ऑपरेट करता है। तो एक सॉल्यूशन अपन ये कर सकते हैं, एक तो बड़ी फाइल को, छोटी छोटी फाइल को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर ली जाए एक HAR फाइल के थ्रू, वो एक तरीका है। दूसरा है सीक्वेंस फाइल्स, फाइल को एक स्ट्रीमिंग फैशन में रखा जाए, उससे उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन और है कि स्टोरिंग फाइल्स इन HBase is very common design pattern to overcome a small file problem with HDFS. We are not actually storing millions of small files into HBase, rather adding the binary content of the file to a cell. तो इस तरीके से ये कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं, है ना। तो ये सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द हडूप, अपन हडूप की लिमिटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हडूप की लिमिटेशंस क्या है? एक सेकंड नंबर की जो हडूप की लिमिटेशन है वो है स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, ये तो मानना पड़ेगा। हडूप बिग फाइल्स को क्या करता है, Hadoop in Hadoop with a parallel and distributed algorithm का अपन यूज करते हैं, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि Hadoop में जो डेटा स्टोर है, जो फाइल स्टोर है, वो क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर मैनर में होती है, अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वहां पर पैरेलली प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं। द मैप रिड्यूस प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स, है ना, देयर आर टास्क दैट वी नीड टू परफॉर्म। मैप एंड रिड्यूस दो फंक्शन होते हैं, ये अपन पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैप रिड्यूस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म दीज टास्क, देयरबाय इंक्रीजिंग लेटेंसी, इस वजह से लेटेंसी बढ़ जाती है। मैप रिड्यूस फंक्शन अपन यूज करते हैं जिसके थ्रू मैप रिड्यूस मेथड होती है उसका अपन यूज करते हैं। जो भी Hadoop में डेटा हमारे पास आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए, जो कि काफी टाइम लेता है, लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म दीज टास्क, देयरबाय इंक्रीजिंग लेटेंसी। ओके, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोसेस्ड ओवर द क्लस्टर इन MapReduce, व्हिच इंक्रीज द टाइम एंड रिड्यूस द प्रोसेसिंग स्पीड, है ना। इस तरीके से टाइम बढ़ जाता है और प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अलग अलग सिस्टम पर, अलग अलग लोकेशन पर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हार्डवेयर फैक्टर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। अब इसके बाद अपन आते हैं इसके सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है? भाई प्रॉब्लम तो है यार, डेटा स्लो, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड की प्रॉब्लम है हडूप के साथ। अब इस हडूप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस हडूप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पार्क टूल मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम, जब मैंने पढ़ाया था हडूप इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में मैंने आपको एक स्पार्क के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो हडूप स्पार्क हैज ओवरकम दिस इशू बाय इन मेमोरी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इन मेमोरी प्रोसेसिंग इज फास्टर as no time is spent in moving the data process in and out of the disk। इस टाइम को बचाने का काम स्पार्क करता है। स्पार्क एक टूल है जो कि डेटा प्रोसेसिंग, जो मैप रिड्यूसिंग में चल रही मैप रिड्यूस प्रोसेस अपन जो चला रहे थे उसकी वजह अपन स्पार्क का यूज करेंगे। स्पार्क इज 100 times फास्टर देन मैप रिड्यूस एज इट प्रोसेस एवरीथिंग इन मेमोरी। समझे आप लोग इस बात को कि स्पार्क 100 times फास्टर है मैप रिड्यूसर के थ्रू। जो प्रोसेस चल रही थी पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम का यूज करके, उससे क्या काफी स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी। उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हम
स्पार्क अगर यूज करें, क्या यूज करें, स्पार्क को अगर अपन यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा 100 टाइम्स फास्टर देन मैप रिड्यूस, है ना, हमारी प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाएगी। वी आल्सो फ्लिंग, एक फ्लिंग और एक टूल और होता है, एज इट प्रोसेस फास्टर देन स्पार्क because of its streaming architecture, and Flink gets instructions to process only the part of the data that have actually changed, thus significantly increase the performance of the job. तो इस तरीके से आप स्पार्क का यूज कर सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए, या उससे भी ज्यादा अगर आपको और ज्यादा फास्ट चाहिए तो फ्लिंक आ गया, तो फ्लिंक इज फास्टर देन द स्पार्क, है ना। तो इसकी कुछ इंटरनल आर्किटेक्चर इस तरीके से डिजाइन होता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को वो इजीली बहुत फास्टली रिजॉल्व कर लेता है। इसके बाद थर्ड नंबर आपकी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग हियर द लिमिटेशंस ऑफ द हडूप। हडूप की लिमिटेशंस के बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हडूप की लिमिटेशंस में थर्ड नंबर की जो लिमिटेशन है हडूप की, वो है सपोर्ट फॉर बैच प्रोसेसिंग ओनली। अब एक अच्छी चीज ही बुरी हो गई हमारे लिए, अच्छाई ही कभी बुराई बन जाती है। कैसे? बैच प्रोसेसिंग बहुत अच्छी मेथड, हमें मालूम है, वेराइटी ऑफ जॉब्स हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आ रहे हैं बिग डेटा के थ्रू, अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट में हमारे पास फाइल्स आ रही हैं। अब उनको सॉल्व करने का सबसे फास्ट तरीका क्या होता है, अपन बैच बना लेते हैं कि यार ये वीडियो फाइल्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग अलग होगी, ऑडियो फाइल्स की अलग होगी प्रोसेसिंग, इमेजेस हैं, इमेजेस को अलग रखना है, टेक्स्ट को अलग रखना है, ऐसे अलग अलग आपने, और भी बहुत सारे लॉट ऑफ, मैंने तो एक मोटा मोटा फॉर्मेट बता दिया आपको, लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं उनके थ्रू, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग, तो उनको अपन अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसकी बंच बन जाते हैं, बैच बन जाते हैं, बैच वाइज प्रोसेसिंग करते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर अस, बट यहाँ पर हडूप को यही चीज हमें स्लो कर रही है। तो हडूप सपोर्ट्स बैच प्रोसेसिंग ओनली, इट डज नॉट प्रोसेस स्ट्रीम डेटा प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग अपन ने प्रीवियस स्लाइड में अपन ने दिखा था, स्ट्रीम का मतलब एक पर्टिकुलर फ्लो में, एक सीक्वेंस में, है ना। तो बैच प्रोसेसिंग में चीजें बहुत स्लो हो रही हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस इज स्लोअर। तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, to solve these limitations of the Hadoop, Spark is used that improve the performance, but is, है ना। अगर आप Hadoop Spark यूज करते हैं तो इस से आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट Spark स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज नॉट as efficient as Flink as it uses micro batch processing। तो Spark यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास आज के समय में आ गया Flink, है ना। तो Flink improve the overall performance as it provides single runtime for the streaming as well as batch processing. Flink uses native closed loop iteration operators which make machine learning and graph processing faster. तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग हियर एज यू नो वेरी वेल के लिमिटेशंस ऑफ द हडूप। लिमिटेशंस ऑफ हडूप में एक चीज और आ गई यहाँ पर, नो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लग गया है कि हम जो हडूप में यूज कर रहे हैं, नो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। हडूप के अंदर ये प्रॉब्लम है। अपाचे हडूप इज फॉर बैच प्रोसेसिंग। और बैच प्रोसेसिंग कैसे होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रियल टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैचेस बनते हैं सिमिलर टाइप की फाइल्स का, या तो वेट करोगे, ये एक बार में एक बैच की फाइल सॉल्व होंगी, दूसरी बार में दूसरा बैच होगा, तीसरी बार में तीसरा बैच होगा, तो रियल टाइम तो रहा ही नहीं, है ना। तो विच मीन्स इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इनपुट। क्या ले रहा है ये, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज इन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। इसके बाद उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। Although batch processing is very efficient for processing, है ना, batch processing is very efficient for processing a high volume of data, है ना, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो depending on the size of the data that process and the computational power of the system, and output can delay significantly। जब बहुत बड़ा डेटा आएगा, प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनल पावर ऑफ द सिस्टम चाहिए, उसको कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए सिस्टम को। अगर बहुत वीक सिस्टम हमारे पास है तो ह्यूज डेटा की प्रोसेसिंग हम कैसे कर पाएंगे, है ना। इसके बाद इस वजह से क्या होगा, इसका रिजल्ट डिले हो जाएगा।
तो Hadoop is not suitable for real time data processing. फाइनली ये इसका सॉल्यूशन निकला कि Hadoop not suitable for real time data processing. ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, सॉल्यूशन मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। Apache Spark. Apache Spark supports stream processing. हमें बैच प्रोसेसिंग को अवॉइड करके हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड यूज करनी थी, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए, है ना। तो अपाचे सपोर्ट स्ट्रीम प्रोसेसिंग. स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स continuous input and output of data. It emphasizes on the velocity of the data and data process within a small period of time. Learn more about Spark streaming APIs, है ना। तो इस तरीके से Apache Spark ने हमें सपोर्ट किया, है ना, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. Then Apache Flink, you know very well, we are discussing here the two tools. एक Spark के बारे में बात कर रहे हैं और एक Flink के बात कर रहे हैं. तो Hadoop के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें सॉल्यूशन मिल रहा है कहाँ से? स्पार्क एंड फ्लिंक से, है ना। तो अपाचे स्पार्क सपोर्ट स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यू नो। अब अपन देखते हैं अपाचे फ्लिंक किस तरह से सपोर्ट करता है. इट्स प्रोवाइड सिंगल रन टाइम फॉर द स्ट्रीमिंग एज वेल एज बैच प्रोसेसिंग. सो वन कॉमन रन टाइम इज यूटिलाइज्ड फॉर डेटा स्ट्रीमिंग applications and batch processing applications. Flink is a stream processing system that is able to process row after row in real time. Row after row, एक row करके उसको प्रोसेस करता जाता है. तो रियल टाइम में एक रो आई, उसको प्रोसेस करते हैं, दूसरी रो आई, दूसरी प्रॉब्लम आई, उसको प्रोसेस किया, फिर तीसरी प्रॉब्लम आई, उसको प्रोसेस, फटाफट वो निकालता हुआ चला जाता है. इससे क्या होता है? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होती हैं? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को? रियल टाइम प्रॉब्लम्स या रियल टाइम होता क्या है बेसिकली? कोई एप्लीकेशंस का नाम बता सकते हो आप लोग? क्लास अटेंड कर रहे हैं? यस, रियल टाइम. आवाज कट रही है, कौन बोल रहा है? दीपक? यस सर. नहीं, बोल कौन रहा है? किसी का अनम्यूट तो दिख ही नहीं रहा. सर दीपक. हाँ दीपक बताओ. रियल टाइम का मतलब बेसिकली रियल टाइम मतलब ये होता है सर कि जहां हम ना बिल्कुल तत्काल डेटा को फैच करते हैं और डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं और उसको बिल्कुल लेट नहीं करते हैं. जो उस टाइम पे होता है उसी टाइम पे उसके डेटा शो करते हैं. जैसे कि चैटिंग एप्लीकेशंस में हम मैसेज को सेंड करते हैं तो हमारा मैसेज पहुंचता है, तो ये रियल टाइम डेटा का ट्रांसफर होता है. ऐसे ही आप लोग एरोप्लेन के लिए फ्लाइट लैंडिंग करती है ना, तो उस समय रियल टाइम एप्लीकेशंस वर्क करती हैं कि वो प्लेन लैंडिंग कर रहा है. अब उस समय सडनली अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए उसके. वो एक रियल टाइम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल. हमें बिल्कुल सडनली हमको रिजल्ट चाहिए ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हमको लैंडिंग करना है या वापस टेक ऑफ करना है ना. तो ऐसी एप्लीकेशन ऐसे ही मिलिट्री सिस्टम में भी होती है. मिलिट्री सिस्टम में भी किसी को अटैक करना है, कोई किसी प्लान मतलब क्या डिसीजन हमको लेना है, तो वो हमें बिल्कुल करंट टाइम पे ही चाहिए. तो वहां पर इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि हमको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, स्पीडली चाहिए, फास्टली चाहिए, तो वो होती है रियल टाइम डेटा एप्लीकेशंस, है ना. तो यहाँ पर थैंक यू दीपक, बहुत बढ़िया बताया आपने. तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जो है उसमें हमें अपाचे स्पार्क करके एक टूल मिला है जो कि बैच प्रोसेसिंग को अवॉइड करके स्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज कर रहा है, और साथ में अपाचे फ्लिंक का अपन यूज कर सकते हैं. दिस इज आल्सो यूज फ्लिंक इज अ स्ट्रीम प्रोसेस, मतलब ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमें सपोर्ट करता है ना. और इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो रो आफ्टर रो, मतलब वन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं उसको उसी समय उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. क्लियर? अब इसके बाद नो डेल्टा इटरेशन एक नया नाम आया है. Hadoop is not so efficient for iterative processing. इटरेटिव प्रोसेसिंग आप लोग जानते हैं,
एक लूपिंग होती है और एक इटरेटिव प्रोसेसिंग होती है। इटरेटिव मतलब एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसे इटरेटिव बोलते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज, C++ में पढ़ा होगा कि इटरेटिव क्या होता है और लूपिंग क्या होती है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, है ना। तो एज Hadoop does not support cyclic data flow, a chain of stages in which each output of the previous stage in the input of the next stage। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कि we can use Apache Spark to overcome this type of limitations of Hadoop as it access data from RAM instead of disk, है ना। तो which dramatically improve the performance of the iterative algorithms that access the same data set repeatedly। So Spark iterates its data in batches. For iterative processing in a Spark, we schedule and execute each iteration separately। Okay. So dear students, ये जो 5th नंबर का डेल्टा इटरेशन है, we will continue again tomorrow class, है ना। इसको डबल से अपन लोग पढ़ेंगे इसको। तो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, सारी चीजें मिक्स ना हो जाएं। जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रॉबैक ऑफ Hadoop एंड इट्स सॉल्यूशन में, आज हमने इशू विद स्मॉल फाइल्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्मॉल फाइल्स की Hadoop किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है Hadoop के साथ। स्मॉल फाइल्स अगर हमारे पास होती हैं, फिर इसके बाद स्लो प्रोसेसिंग स्पीड के लिए अपन ने बात की। ये देखिए इशू विद स्मॉल फाइल्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। उसको फाइल को मर्ज करके अपन एक सिंगल फाइल बना लें, या फिर सीक्वेंस फाइल्स यूज करें, या HBase का यूज करें अपन। तो ये 3 सॉल्यूशन उन्होंने दिए थे उसके लिए। देन स्लो प्रोसेसिंग स्पीड का अपन, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बैच प्रोसेसिंग के अंदर। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम का अपन लोग यूज करते हैं, MapReduce का अपन लोग यूज करते हैं। तो MapReducer क्या करता है कि उन सब मतलब उसकी प्रोसेसिंग को, स्पीड को स्लो करता है, क्योंकि उसमें पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम यूज होते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन के लिए हमें स्पार्क मिला। स्पार्क इज द 100 टाइम्स फास्टर देन MapReducer, है ना। तो MapReducer, शुरू में MapReducer चलता था, उसका सब्स्टिट्यूट आ गया हमारे पास स्पार्क, और स्पार्क का भी सब्स्टिट्यूट हमें मिल गया। अगर हमें और ज्यादा फास्ट चाहिए तो फ्लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट फॉर बैच प्रोसेसिंग ओनली, तो बैच प्रोसेसिंग के लिए अपन लोगों ने बैच प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट करता है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए हम लोग फ्लिंक या स्पार्क का यूज कर सकते हैं, ये मैंने बताया। नो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एट द एंड ऑफ द क्लास, तो अपन लोग रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग अपाचे स्पार्क और अपाचे फ्लिंक का यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में 4 पॉइंट्स कवर किए हैं, और इसके आगे के भी कुछ पॉइंट्स है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।